हल्दीघाटी पहुंचकर राज्यपाल ने चेतक समाधि पर किया नमन। प्रताप संग्रहालय का किया अवलोकन, कहा राज्य का गौरव है हल्दीघाटी की मिट्टी। ब्रिक्स संसदीय फोरम का सफल समापन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत का किया प्रतिनिधित्व। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति की सराहना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का पावन पर्व का संदेश, टीकाराम जूली ने ईद उल अजहा की दी बधाई। चंडीगढ़ में उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सम्मेलन में उठाए कई मुद्दे, राज्य की ऊर्जा के लिए केंद्रीय मदद की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सीएम पर किया हमला, कहा पर्चे से बने हैं पेपर लीक पर क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शनिवार को मेवाड़ की गौरवमय भूमि हल्दीघाटी पहुंचकर वहां की मिट्टी को प्रणाम किया है और उन्होंने हल्दीघाटी की मिट्टी से तिलक करते हुए कहा, ये भूमि भारत के शौर्य, साहस, पराक्रम और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणादायी गाथाओं का इतिहास समेटे हुए है, जो पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। इसके बाद राज्यपाल ने हल्दीघाटी में चेतक समाधि और संग्रहालय का अवलोकन किया है। उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और महाराणा प्रताप संग्रहालय में उन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान की वीडियो फिल्म भी देखी है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन और संघर्ष आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका ये दौरा इतिहास और वीरता की भावना को जीवित रखने का महत्वपूर्ण प्रयास है। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शनिवार को मेवाड़ की गौरवमय भूमि हल्दीघाटी पहुंचकर वहां की मिट्टी को प्रणाम किया है और साथ ही उन्होंने हल्दीघाटी की मिट्टी से तिलक करते हुए कहा कि ये भूमि भारत के शौर्य, साहस, पराक्रम और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणादायी गाथाओं का इतिहास समेटे हुए है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां पर राज्यपाल ने हल्दीघाटी चेतक समाधि पर पहुंचकर नमन किया है और कहा कि प्रताप संग्रहालय का अवलोकन करते हुए कहा कि राष्ट्र का गौरव है हल्दीघाटी की मिट्टी। राज्यपाल ने हल्दीघाटी की मिट्टी से तिलक भी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने पहले अपने शूज़ को उतारा और उसके बाद में हाथों में मिट्टी लेकर तिलक लगाया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि जयपुर से हैं, जहां पर उन्होंने हल्दीघाटी की मिट्टी से तिलक किया है। तो वहीं 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के समापन के पश्चात माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेजबानी के लिए भारत की संसद, सरकार और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सही दिशा में उपयोग और ब्रिक्स देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सहमति बनी है। साथ ही एआई के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जहां हम आर्थिक, सामाजिक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलकर चर्चा करेंगे। उन्होंने सभी ब्रिक्स देशों को धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया है कि संसदीय आदान प्रदान से हम अपने नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। के लिए यहाँ की संसद, यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर कई विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, आपस में विचारों को साझा किया और किस तरीके से ब्रिक्स देश मिलकर हमारे संसदीय संवाद को बढ़ाना, एआई टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के अंदर कैसे सामूहिकता के साथ मिलकर काम करना और उसके साथ ब्रिक्स सम्मेलन की समिट का आज अंतिम डिक्लेरेशन हुआ।
और अंतिम डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। मैं ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में सामूहिक डिक्लेरेशन के लिए सभी संसदों के अध्यक्षों को और संसदों को बधाई देता हूं। आने वाले समय में हम AI का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस दिशा में करते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। AI का प्रयोग होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवश्यक है, लेकिन ये पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेह भी होनी चाहिए। इसके साथ आर्थिक समावेशन, किस तरीके से ब्रिक्स देश आपस में मिलकर व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। भारत हमेशा विश्व के अंदर कानून के शासन और वैश्विक संवाद के समय उनका मानना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ वैश्विक मिलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। भारत ब्रिक्स के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के देशों के साथ मिलकर हम साझे प्रयासों से आर्थिक, सामाजिक, ट्रेड, AI, अन्य कई विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत में जब ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी होगी तो उसका एजेंडा तय होगा। उस एजेंडे के आधार पर भारत ब्रिक्स सम्मेलन की बेहतरीन मेजबानी करेगा। मैं सभी देशों को, ब्रिक्स के सभी देशों को धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में ब्रिक्स देश साझा प्रयासों से संसदीय आदान प्रदान, विचारों को साझा कर एक बेहतर प्रैक्टिस और अनुभव को साझा करते हुए हम किस तरीके से ब्रिक्स देश की संसद अपने अपने देश की जनता के संवाद करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती, उस विषय पर भी चर्चा हुई है। मैं ब्रिक्स देशों के लिए यहाँ के दोनों अध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज ईद उल अजहा के पावन अवसर पर अलवर के ईदगाह में जाकर सभी को मुबारकबाद दी है। जूली ने त्याग, समर्पण और मानवता के प्रतीक इस पर्व के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये पर्व हम सभी को एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने अपने संदेश में ये भी कहा, ईद उल अजहा आपके जीवन में अमन, चैन और खुशहाली लेकर आए, यही मेरी कामना है। जूली ने सभी को इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा आज पूरे जोश और अकीदत के साथ में मनाया गया। शहर की ईदगाह और स्थानीय मस्जिदों में नमाज का भी आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं ने अल्लाह के आगे सिर झुकाकर दुआ मांगी है। जलूरी गेट स्थित ईदगाह के वसी मैदान में सुबह 8 बजे मुख्य नमाज पेश इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन अशरफी ने अदा कराई, जिसमें देश में अमन, चैन, भाईचारे की दुआ मांगी गई। बकरीद का मुख्य उद्देश्य जनसेवा और रजाए इलाही हासिल करना है। मुस्लिम समाज के नेता अब्दुल सलीम ने बधाई दी, सभी से अपील की है कि इस पर्व को सौहार्द और स्वच्छता के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के दौरान संयम रखें, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना डालें। आपको बताते चलें कि आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है और अमन चैन की दुआ भी की जा रही है। त्याग और बलिदान का पर्व है ईद, और इस दौरान लोग समय पर पहुँचे और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी, एक दूसरे को ईद की बधाई दी, गले मिले और साथ ही मिलजुल कर ईद का त्यौहार मना रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्यौहार
बकरी ईद आज मनाई जा रही है। साथ ही त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा के मौके पर बीकानेर की ईदगाह में 7:45 पर नमाज हुई है। नया शहर थाना स्थित बड़ी ईदगाह में सामूहिक रूप से शहर काजी जनाब शहनवाज हुसैन ने नमाज अदा करवाई है। देश में अमन चैन की दुआ की है और इस मौके पर काजी साहब ने कहा कि यह पर्व इंसान को बुराइयों से दूर रखने की सीख देता है। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा का आह्वान किया है। बाद में सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी है। नमाज के बाद में कुर्बानी का दौर चला और इस मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है और बकरीद पर शहर में बड़ी ईदगाह में नमाज भी अदा की गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और यहां पर उन्होंने पहले नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद में एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं दी। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि शहर काजी शहनवाज हुसैन ने अमन चैन की दुआ भी मांगी है और साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम भी किए हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को चंडीगढ़ में उत्तर क्षेत्रीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में नागर ने राज्य के ऊर्जा मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कोयला स्रोतों से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की स्थिति में पिट हैंड पर थर्मल प्लांट लगाने की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही छबड़ा और काली सिंध में 3200 मेगावाट के थर्मल प्लांट की अनुमति देने की अपील की। इसके अलावा नागर ने राज्य के 2030 तक 90 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य के लिए 5000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। सम्मेलन में कई राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में शहीद स्मारक पर चल रही अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती में धांधली पर सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, जब भजनलाल खुद पर्ची से बने हैं तो पेपर लीक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बेनीवाल ने भी आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कार्य कर रही है और एक मंत्री की पोती को नकल करते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आरएलपी एसआई भर्ती को रद्द करवाने और इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली कूच किया जाएगा। साथ ही आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग भी रखी गई। किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल राजनीतिक अवसर तलाशना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शुक्रवार को चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की धर्मपत्नी प्रीति कुमारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। खिवसर पहुंचकर राठौर ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है, अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया है। इस दुखद समय पर उन्होंने मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी है। राठौर ने कहा कि प्रीति कुमारी का निधन एक अपूरणीय क्षति है और बीजेपी परिवार उनके साथ खड़ा है। इसके बाद राठौर ने जयपुर के झोटपाड़ा स्थित क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय में पहुंचकर समाजसेवी भगवान सिंह रोल साहबसर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने भगवान सिंह जी को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है और उनके समाज सेवा में योगदान की सराहना की है। राठौर ने कहा कि बीजेपी समाज हित, राष्ट्र हित में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। आपको बताते चलें कि चिकित्सक मंत्री
पहुंचे हुए थे। इस दौरान चिकित्सक मंत्री की धर्मपत्नी का निधन था, जहां पर मदन राठौर ने प्रीति कुमारी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही कहा कि युवाओं के लिए प्रेरणा है भगवान से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शुक्रवार को चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की धर्मपत्नी प्रीति कुमारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। खिवसर पहुंचकर राठौर ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में यहां पर भाग लिया। इस दुखद समय पर उन्होंने मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, उनके परिजनों को सांत्वना दी है। राठौर ने कहा कि प्रीति कुमारी का निधन एक अपूरणीय क्षति है और बीजेपी परिवार उनके साथ खड़ा है। इसके साथ ही राठौर ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। निर्जला एकादशी के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला खुंजा में 500 लीटर क्षमता वाले आधुनिक जल घर का लोकार्पण किया गया है। इस जल घर में चिलिंग प्लांट लगाया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को 24 घंटे ठंडा पानी मिलेगा। भामाशाह शिवशंकर खड़गावत ने भी इस जल घर का निर्माण अपने माता पिता की स्मृति में कराया। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गणेश राज बंसल ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम रहे। जिला कलेक्टर ने जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक त्यागने की शपथ दिलवाई। इसके बाद में विधायक और कलेक्टर ने विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। साथ ही भामाशाह खड़गावत और उनके परिवार ने खेल मैदान में पौधारोपण किया। जिला कलेक्टर ने इस जल घर को जल संरक्षण जन अभियान की आदर्श मिसाल बताते हुए नशा मुक्ति जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। बीजेपी नेता अमित साहू ने पौधारोपण और वर्षा जल संरक्षण का आह्वान भी किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर जिला प्रशासन और खुशहाल दास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, नशा मुक्ति, पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। कमल ग्रुप ने हरियाणवी डांस और भांगड़ा पेश किया, जबकि साहित्यिक प्रस्तुति ने जल की महत्वता को उजागर किया है। शिक्षक साहिल परिहार ने नशा मुक्ति गीत प्रस्तुत किए। रामकुमार नाथ और उनकी टीम ने वाद्य यंत्र के साथ में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक विविधता की सराहना की है। जल संरक्षण, पौधारोपण पर जोर दिया। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की है। आधुनिक जलघर पर लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। नशा मुक्ति और जल बचाने का संदेश भी दिया गया है। आपको बताते चले कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया, जहाँ पर लोगों ने प्रस्तुति दी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित हुआ, जहाँ पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचे, जहाँ पर उन्हें नशा मुक्ति और जल बचाने का संदेश दिया गया है और इसके भागीदार भी काफ़ी लोग बने हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो पौधारोपण करें और साथ ही जल को बचाएं। वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। तो वहीं आगामी त्यौहार के मद्देनज़र जोधपुर पुलिस ने एक रूट मार्च निकाला है, जिसका उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास को बनाए रखना था। ये मार्च पुलिस कमिश्नर
राजेंद्र सिंह के निर्देशन में और डीसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। रूट मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना था, ताकि उन्हें ये विश्वास हो सके कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सक्रिय है। रूट मार्च के दौरान पुलिस और जनता के बीच में संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जिसमें लोग अपनी समस्याएं पुलिस के साथ साझा कर सकें। मार्च का मार्ग जलोरी गेट से शुरू होकर ईदगाह सरदारपुरा गोल बिल्डिंग होते हुए पुनः जलोरी गेट पर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस ने गश्त की, लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। जोधपुर पुलिस की सक्रियता से शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनी हुई है। आगामी त्यौहार के मद्देनज़र जोधपुर पुलिस ने एक रूट मार्च निकाला है और साथ ही जिसका उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास को बनाए रखना रहा। यह मार्च पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में डीसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। रूट मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, ताकि उन्हें ये विश्वास हो सके कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सक्रिय है। और रूट मार्च के दौरान पुलिस और जनता के बीच संवाद को बढ़ावा देने का एक और प्रयास किया गया है। उत्तर भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगा मेडी मेले की तैयारियां लगातार तेज हो गई हैं। इस साल भी जोश के साथ में शुरू हो गई है और एक ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त से भाद्रपद मास तक चलेगा। गोगा मेडी ग्राम पंचायत सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने की है। कानून व्यवस्था, यातायात, पेयजल, चिकित्सक, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। बैठक से पूर्व जिला कलेक्टर और एसपी ने गोगा जी की समाधि पर पूजा अर्चना की। पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण भी किया। इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जैसे अतिरिक्त पार्किंग, स्वच्छ शौचालय, मोबाइल नेटवर्क टावर, निःशुल्क पंडाल। पहली बार देवस्थान विभाग द्वारा विशाल टेंट सिटी बनाई जाएगी, जहां पर 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। जिला पुलिस अधीक्षक काव्यन सिंह के निर्देश में परवा टोल नाके पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने स्विफ्ट कार से 56 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं और इस दौरान एक युवती, 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। सीओ हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में हुई इस कार्रवाई में गिरफ्तार व्यक्तियों में पूजा तावनिया और रवि बिश्नोई, आदेश बहादुर, संदीप खदाव और वीरेंद्र बिश्नोई शामिल हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब एमडी की खरीद फरोख्त करने वालों को ट्रेस करने के लिए अपनी जांच बढ़ा दी है। साथ ही जसरासर एसएचओ संदीप कुमार, नोखा थानाधिकारी अमित स्वामी की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक में सिंधी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और साथ ही परिषद के आपको बताते चलें कि उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन मन्नानी की अध्यक्षता में इस बैठक में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई पीढ़ी में सिंधी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 5 राज्य स्तरीय एवं 100 स्थानीय कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया गया। साथ ही कौशल विकास, सिविल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग शिविर, स्कूल कॉलेजों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने पर भी निर्णय लिया गया है। परिषद ने सिंधी भाषा की परीक्षाओं, परिणाम और प्रमाण पत्र
वितरण समय पर सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। संधि परिषद के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अतिरिक्त परिसर आवंटन की मांग की जाएगी। सिंधी भाषा सिखाने के लिए हम लोग सिंधी क्लासेस भी चलाते हैं। उसकी समीक्षा की गई, उसके अंदर समय पर परीक्षा हो, समय पर प्रमाण पत्रों का वितरण हो, समय पर परिणाम जारी हो, इसकी भी विस्तार से चर्चा हुई कि इसको आगामी दिनों में इसको ठीक किया जाए। और साथ में जहाँ अभी हमारा कार्यालय है उसके विस्तार की भी चर्चा हुई कि हम माननीय शिक्षा मंत्री से बातचीत करते हुए, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करते हुए पास में जो उर्दू विभाग की बिल्डिंग है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।